नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत निकली हुई राजस्व लेखपाल की भर्ती के अंतर्गत आने वाला ग्रामीण प्रवेश को पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने ग्रामीण प्रवेश के अंतर्गत राजस्व लेखपाल की बेसिक चीजों को देखा था। आज हम लोग राजस्व लेखपाल के अंतर्गत थोड़ा सा चकबंदी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं चकबंदी होती क्या है। असलियत में चकबंदी होती क्या है? चकबंदी थोड़ा सा हम हटके ये देखते हैं, इसको हम उदाहरण से ये समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक मकान लिया, तो आप आशा करते हैं कि इस मकान में आपके जो कमरे होंगे वो आपके बाउंड्री के सीमा के अंदर होंगे, इस सीमा के अंदर होंगे। और आप ये भी चाहेंगे कि हमारा जो मकान होगा उसमें जो किचन होगी, जो बाथरूम होगी या फिर जो कमरे होंगे वो एक ही बाउंड्री सीमा के अंदर होंगे और हमें एक ही जगह सभी चीज मिल जाएंगी, ये मान के चलते हैं। बल्कि ऐसा होता है। अगर सोचो आपके साथ ऐसा होता कि एक कमरा आपका यहाँ है, काफी दूर है, दूसरा कमरा आपका दूर है, किचन आपकी अलग है ना, सभी चीजें अलग अलग जगह हैं, तो कितनी दिक्कत होती है। इसी प्रकार से ये होता है कि जब यहां हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण प्रवेश, तो ग्रामीण प्रवेश से हम जोड़ते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 5 खेत हैं और आपका ये पूरा गांव का रकबा हो गया। अब ये गांव का जो रकबा है, ये ऐसा नहीं है कि ये 100 मीटर 200 मीटर दूर है। एक गांव का किनारा दूसरे गांव के किनारे से हो सकता है 4-4 5-5, हो सकता है 15 किलोमीटर दूर हो, 10-10 किलोमीटर दूर भी हो सकता है एक गांव का सिरा दूसरे गांव के सिरे से। अब मान लीजिए आपका खेत एक है यहां, एक है यहां, एक है यहां, एक है यहां। अब सोचिए आपके 4 खेत हैं और चारों खेतों पे आपको खेती करनी है। तो एक किसान है, वो यहां भी जाएगा आप जोतने के लिए, यहां भी जाएगा जोतने के लिए, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां फसल काटने के लिए जाएगा, यहां फसल काटने के लिए जाएगा। सोचिए आप खुद कितनी उसको दिक्कत होगी कि वो यहां का लग जाएगा, यहां लग जाएगा, हर काम करने के लिए, सिंचाई करने के लिए या फिर फसल काटने के लिए या फिर उसमें उर्वरक डालने के लिए, हर कामों के लिए किसान हर खेत पर अपना समय लेके जाएगा। अब सोचिए कितना बढ़िया होगा अगर कोई किसान को सरकार ये कह दे कि आपके ये चारों जो नंबर थे, हम आपको चारों नंबर को इस जगह दे रहे हैं, है ना। कितना बढ़िया रहेगा कि आपको आपकी जमीन की मूल्य के हिसाब से आपको वो जमीन यहां दे दी जा रही है। अब आप पूरी जो खेती करिए वो कहां करिए? केवल इसी में। कहने का मतलब, अगर वो एक बार अपना ट्रैक्टर को ले जाके उसको जोतना चाह रहा है तो एक ही बार में वो पूरे खेत को जोत देगा। अगर उसको कोई उर्वरक डालना है तो एक ही जगह पूरे उर्वरक डाल देगा। अगर उसको इस पर फसल बोनी है तो एक ही बार में। कहने का मतलब है कि एक ही जगह वो सभी काम कर लेगा। इसी को कहते हैं चकबंदी। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को एक समग्र एक बड़ी भूमि के रूप में दे दिया जाता, बना दिया जाता, उसको कहते हैं हम चकबंदी। ये होती चकबंदी। अब देखिए, अब यहां से आता है कि चकबंदी का राजस्व लेखपाल से कोई मतलब है? तो बिल्कुल राजस्व लेखपाल को चकबंदी से मतलब नहीं है। इसलिए चकबंदी के लिए एक नए लेखपाल की भर्ती की जाती है, उसको कहते हैं हम चकबंदी लेखपाल। 2015 में आई भर्ती के साथ साथ चकबंदी लेखपाल की भी भर्ती आई हुई थी, उसमें भी चकबंदी लेखपाल बने हुए थे। हर गांव में, हर क्षेत्र में जो भी तहसील होती है उसमें कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां पर चकबंदी चलती है। वहां की भूमि का जो विवरण होता है वो राजस्व लेखपाल के पास नहीं होता है, वो चकबंदी लेखपाल के पास होता है। वो भूमि का जो विवरण होता है वो चकबंदी लेखपाल के पास ही होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते थोड़ा सा चकबंदी के बारे में और चीजों को जानेंगे। देखिए, अभी तो हमने इतना जान लिया कि चकबंदी का मतलब क्या होता है कि किसानों की जो छोटी छोटी भूमि के जो टुकड़े होते हैं वो एक जगह हम लाके रख देते, उसी को होते हैं हम चकबंदी करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। देखिए, उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर है 1953 में। 1953 में जोत चकबंदी अधिनियम आया था। आंसर आपका होना चाहिए 1953। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और, कि अगर हम लोग ये कहें कि राजस्व विभाग का सबसे उच्च अधिकारी कौन सा होता है पूरे जिला स्तर पर, तो सीधा आंसर है कलेक्टर साहब, डीएम साहब, जिलाधिकारी, है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चकबंदी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है, जिला उप संचालक चकबंदी को ही जिला का सबसे बड़ा अधिकारी मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे संबंधित हम और चीजों को देखते हैं। देखिए, चकबंदी जो प्रक्रिया है, क्वेश्चन है कि चकबंदी जो प्रक्रिया है वो सरकार क्यों लाती है, क्यों लाई जाती है? तो सीधा बात समझिए, चकबंदी जो होती है वो सरकार असलियत में गांव के विकास के लिए, गांव के कल्याण के लिए,
गांव का कल्याण कब होगा? जब किसानों का कल्याण होगा। तो चकबंदी का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है गांव का कल्याण होना, किसानों का कल्याण होना। इसी को ध्यान में रखते हुए चकबंदी की जाती है। अब इसमें क्या हुआ कि अगर चकबंदी होती है तो किसान की जो ये जमीन है, यहाँ वहाँ जमीन है, वो एक जगह मिल जाएगी। और जब चकबंदी होती है तो गांव की, ग्राम समाज की जो जमीन होती है वो भी उसमें क्या होती है? बढ़ोतरी हो जाती है। जब गांव की जमीन में बढ़ोतरी होगी तो विकास कामों में बढ़ोतरी होगी। इसलिए चकबंदी समय समय पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सीधा सीधा समझते हैं कि चकबंदी या फिर कोई भी राजस्व लेखपाल, कोई भी लेखपाल होता है, नए सिरे पे चलते हैं कि राजस्व जो लेखपाल होता है वो जब नपाई करता है तो किसके द्वारा करता है? मतलब भूमि की नाप करने के लिए कौन कौन से यंत्र यूज होते, उपयोग होते हैं। तो सीधा समझिए, सबसे पहले समझते हैं जरीब। सबसे पहले समझते हैं जरीब। अभी आप फोटो के माध्यम से देख रहे होंगे, ये जरीब है ना। इससे नपाई की जाती है। अगर क्वेश्चन आता है किस यंत्र के द्वारा भूमि की नाप की जाती है, भूमि पर किस यंत्र के द्वारा भूमि की नाप की जाती है? ऑप्शन में अगर आपका आंसर जरीब है, कोई भी ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यही ऑप्शन आपका सही है। अगर क्वेश्चन ये जाए कि नक्शे पर हम किसी भूमि को नापते हैं तो किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? तो उसको कहते हैं गुनिया। अभी आप फोटो के माध्यम से देख रहे होंगे, ये गुनिया है। तो गुनिया के माध्यम से ही हम नक्शे पर किसी भी भूमि भूखंड को मापते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी के अंतर्गत देखिए गट्ठा। आपने सुना होगा कि जो पुराने आदमी होते हैं, बूढ़े जो गांव के अनुभवी आदमी होते हैं, तो अनुभवी आदमी कभी कभी बिना लेखपाल के, बिना किसी तजुर्बे के, ज़्यादा किसी आला अधिकारी के बिना भी अपनी भूमि को नाप देते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो गांव के अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो एक बांस का डंडा बनाते हैं, है ना। उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 2 मीटर होती है। उसकी जो लंबाई होती है वो 2 मीटर होती है। वो एक गट्ठा होता है। यह एक जरीब का 10वां भाग होता है। एक जरीब का 10वां भाग होता है। इसके माध्यम से ही मापा जाती है छोटे छोटे भूमि को। इसके माध्यम से ही छोटी छोटी भूमि को मापा जाता है। तो गट्ठा किसका बना होता है? बांस का। ये हिस्सा कौन सा है? ये एक जरीब का 10वां हिस्सा होता है। एक जरीब का 10वां हिस्सा को हम कहते हैं गट्ठा। चलिए दोस्तों, अब हम एक चीज को देखते हैं, राजस्व विभाग। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग राजस्व विभाग। देखो, राजस्व विभाग जो है वो एक तरह का लेखपाल की दृष्टि में क्या है? सागर की तरह है। राजस्व विभाग जो है वो लेखपाल की दृष्टि में एक सागर की तरह है, क्योंकि हम लोग राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले 5 विभाग जो होते हैं, इन विभागों की सबसे छोटी, सबसे जमीनी कड़ी है। समझ रहे हैं आप कि लेखपाल जो है इस राजस्व विभाग के 5 महत्वपूर्ण भागों का एक सबसे छोटी, सबसे नीचे जमीनी स्तर की कड़ी है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्व विभाग में पाए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण विभाग, है ना। तो देखिए, राजस्व विभाग में पहला जो विभाग है, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, वो है राजस्व परिषद। राजस्व विभाग में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है राजस्व परिषद, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, जिसके अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है, जिसके अंतर्गत सभी लोग आते हैं, ये राजस्व परिषद के अंतर्गत, राजस्व विभाग में। ठीक है। दूसरा देखते हैं चकबंदी विभाग। चकबंदी विभाग दूसरा है आपका चकबंदी विभाग, जिसको हम कहते हैं चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त। तीसरा है जिला गजेटियर। तीसरा है जिला गजेटियर। इसमें संपूर्ण संरचना को दिखाया जाता है। संपूर्ण संरचना को दिखाया जाता है। देखिए, चौथा है आपका, इसमें आता है आपका राहत आयुक्त। चौथा है आपका राहत आयुक्त। राहत आयुक्त का मतलब होता है कि देखिए, जब कोई जिला या प्रदेश कुछ कोई भी होता है तो वहां जब लोग रहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं। उन प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा समय समय पर कभी कहीं कहीं पर जनहानि, कहीं कहीं पर धनहानि, किसी भी प्रकार की हानि होती रहती है। उन हानियों को देखने के लिए एक आयुक्त बनाया गया है, उसको हम कहते हैं राहत आयुक्त। ठीक है, चौथा। और 5वां एक महत्वपूर्ण आयोग है, उसको हम कहते हैं भूमि अध्याप्ति निर्देशक। ये भूमि अध्याप्ति निर्देशक है। ये 5 महत्वपूर्ण आयोग हैं, विभाग हैं राजस्व विभाग के। इसी विभागों में पहला जो हमने बताया था राजस्व परिषद, तो राजस्व परिषद के अंतर्गत ही राजस्व लेखपाल आता है। तो हम लोग थोड़ा सा राजस्व परिषद को देखेंगे, राजस्व परिषद को। तो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद।
तो देखिए राजस्व परिषद को हम थोड़ा सा देखेंगे। अब हम राजस्व परिषद के माध्यम से हम ज़्यादा उतनी चीज़ तो नहीं देखेंगे, लेकिन इतना समझ लेते हैं कि राजस्व परिषद की जो स्थापना हुई है, राजस्व परिषद की जो शुरुआत हुई है वो 1831 में इलाहाबाद से हुई है। इलाहाबाद से इसकी स्थापना, या फिर कह सकते हैं कि इलाहाबाद से इसकी शुरुआत हुई है। अब हम ये जानते हैं कि इलाहाबाद से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है, राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इतना आप जान लीजिए कि जितने भी ज्यादातर जो मुख्यालय हैं वो यूपी की राजधानी लखनऊ में है। अगर तहसीलदार साहब को ट्रांसफर करवाना है तो वह सबसे पहले कहाँ जाएंगे, राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद है तो याद रखना इसकी स्थापना 1831 इलाहाबाद से हुई। इसका मुख्यालय जो है वो है लखनऊ में है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। क्लियर। अब चलिए शुरू करते हैं थोड़ी सी और हम चीजें। देखिए इसकी एक शाखा को देखते हैं, पेड़नुमा शाखा को। देखिए राजस्व परिषद के जो एक होते हैं अध्यक्ष, राजस्व परिषद के एक होते हैं अध्यक्ष, है ना। राजस्व परिषद के अध्यक्ष होते हैं, इसको हम दो भागों में बांटते हैं ना। इसमें सबसे पहले होते हैं दो प्रशासनिक सदस्य, दो प्रशासनिक सदस्य होते हैं, दो प्रशासनिक सदस्य होते हैं जो कहां बैठते हैं, इलाहाबाद में, जो कहां बैठते हैं, इलाहाबाद में। इसके अलावा बगल में होते, इसमें होते हैं 7 न्यायिक सदस्य, ये कहां बैठते हैं, लखनऊ में। 7 न्यायिक सदस्य ये कहां बैठते हैं, लखनऊ में। तो सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं 7 न्यायिक सदस्य, ठीक है। अब यहां से कड़ी शुरुआत हो जाती है। अब हम इसको 7 न्यायिक सदस्य के माध्यम से देखेंगे। देखिए कहने का मतलब है, इससे हम ये समझेंगे कि लेखपाल कहाँ से शुरू होता है और लेखपाल के ऊपर कौन होता है, उसके ऊपर कौन होता है, उसके कौन ऊपर होता है, इस तरह से कहाँ तक पहुँचती है ना। तो 7 न्यायिक सदस्य के नीचे जो होते हैं वो होते हैं मंडलायुक्त। कौन होते हैं, मंडलायुक्त। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है तो 18 मंडलायुक्त हो गए। क्लियर। इसके बाद आते हैं अपर मंडलायुक्त, अपर मंडलायुक्त। तो अपर मंडलायुक्त का मतलब होता है कि मंडलायुक्तों की मदद, हेल्प के लिए बनाए जाते हैं अपर मंडलायुक्त, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके जिलाधिकारी। हर एक जिले में एक जिलाधिकारी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक जिले में एक जिलाधिकारी होते हैं। जिलाधिकारी की मदद के लिए बनाए जाते हैं अपर जिलाधिकारी, एडीएम। ठीक है। जिलाधिकारी की मदद के लिए बनाए जाते हैं एडीएम। और एडीएम के नीचे होते हैं एक, प्रत्येक तहसील में एक एक एसडीएम नियुक्त किए जाते हैं, जिनका काम होता है तहसील, पूरे के तहसील को देखना, तहसील के हर एक विभाग को देखना। तहसील बन नहीं, तहसील के हर एक विभाग को देखना। यहाँ की आपका विकास वाले कामों को भी देखते हैं, यहाँ तक कि आपके शिक्षा वाले कामों को भी देखते हैं, यहाँ तक कि आपके हर एक प्रकार के कामों और राजस्व के तो देखते ही है ना। तो एडीएम के नीचे होते हैं एसडीएम। एसडीएम को ही हम बोलते हैं परागणाधिकारी, एसडीएम को ही बोलते हैं हम सहायक कलेक्टर, एसडीएम को ही बोलते हैं हम उप जिलाधिकारी, है ना। तो एसडीएम होते हैं। और एसडीएम के नीचे होते हैं तहसीलदार। एसडीएम के नीचे होते हैं आपके तहसीलदार साहब, ठीक है। तहसीलदार साहब के नीचे आते हैं, अधीनस्थ में आते हैं आपके नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार के अधीनस्थ में आते हैं आपके कानूनगो, जिसको हम कहते हैं राजस्व निरीक्षक। और राजस्व निरीक्षक के अधीनस्थ में आते हैं आपके, जिसकी आपकी भर्ती निकली है, राजस्व लेखपाल, ठीक है। तो सीधा समझिए, अब राजस्व लेखपाल के ऊपर आएंगे आपके राजस्व निरीक्षक, उसको हम बोलते हैं आरआई, ठीक है, राजस्व निरीक्षक, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं आपके नायब तहसीलदार, इसके ऊपर आते हैं आपके तहसीलदार, इसके ऊपर आते हैं आपके एसडीएम, फिर आते हैं एडीएम, फिर आते हैं डीएम, फिर आते हैं अपर मंडलायुक्त, फिर आते हैं आपके मंडलायुक्त। ये आपकी एक सीढ़ीगत हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे, क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि आपकी सीढ़ी ही बना दें कि ये आपकी सीढ़ी सही बनी है कि गलत है, या फिर आपको नॉर्मल ही पता होनी चाहिए कि ये राजस्व विभाग की एक सीढ़ी है। जैसे हम लोग छत पर चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी होती है ना, तो एक एक करके हम लोग चढ़ते हैं। तो ये लेखपाल हो गए, राजस्व, ये कानून को हो गए, है ना, ये नायब तहसीलदार हो गए, इस तरह से हम लोग चढ़ते जाते हैं। तो इतना आप समझिए कि सीढ़ी दर सीढ़ी ये अधिकारी जो कर्मचारी होते हैं ये पद में बढ़ते जाते हैं। तो एक
दूसरे के ये अधीनस्थ आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आने वाली क्लास में हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे और सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां, उनके द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी को हम देखेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाने पॉलिसी, राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।